स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 14 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देखा था और उसका जो मेन हेडिंग था वो था एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें से था फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, जिसमें हम वन फेज ऑफ सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू अनदर फेज में, ठीक है, और वो भी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो दैट इज़ द फेज ट्रांजिशन। और उस फेज ट्रांजिशन में सब टॉपिक्स है, उसमें से पहला सब टॉपिक लिया था मैंने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उस फ्यूजन में हम डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ठीक है। एंड दैट टाइम जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होते हैं उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का एग्जैक्ट अपोजिट है फ्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन में हम सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करते हैं तो उसका रिवर्स फ्रीजिंग होता है, तो लिक्विड को हम डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हमें देखा था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज़ एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेपराइजेशन में वन मोल लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं उसके वेपर फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर, वो भी वन मोल लिक्विड को हम कन्वर्ट करेंगे वेपर में विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर। और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होगा दैट इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और उसका एग्जैक्टली अपोजिट है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, जहाँ पे हम वेपर को कन्वर्ट करते हैं या फिर वेपर को हम कंडेंस करते हैं लिक्विड में, ठीक है। और उसका अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एंथैल्पी चेंज का वैल्यू रह सकता है, ठीक है। देन आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच, और वहाँ पे आपको सफिक्स लगवाना है दैट इज़ SUB। एंथैल्पी ऑफ sublimation, SUB, that stand for sublimation, and delta H, that is the enthalpy of sublimation. So it is the enthalpy change, वो एक enthalpy change है for the conversion of one mole of solid directly into vapor एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट, मतलब सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम वन मोल सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं वेपर फॉर्म में। मतलब सॉलिड लिया, उसको हमने डायरेक्टली हीट करके उसको कन्वर्ट कर दिया वेपर फॉर्म में। आपने कभी डायरेक्टली देखा ना होगा कि डायरेक्ट हम सॉलिड को कन्वर्ट करें वेपर फॉर्म में, बट ऐसा होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऐसे प्रोसेस में हम डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं वेपर में, ठीक है। और वो भी हम वन मोल सॉलिड को जब डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे वेपर में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो उस टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ एंथैल्पी ऑफ sublimation. So what is enthalpy of sublimation? The enthalpy change for the conversion of one mole solid directly into vapor at constant temperature and pressure. मतलब वन मोल सॉलिड को डायरेक्टली जब हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और ये जो उसका जो आपको एग्जांपल दिया सिंपल कि हम H2O, ये जो है इट्स अ वन मोल ऑफ सॉलिड आइस, ठीक है। ये क्या है, इट्स अ वन मोल ऑफ सॉलिड आइस जो है दैट कन्वर्ट इनटू vapor, that is H2O gaseous at constant temperature and pressure, and the enthalpy change accompanied is 51.08 kilojoule mole inverse at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर जो है कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट होगा गैशियस स्टेट में। और जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो 51.08 किलोजूल मोल इनवर्स। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस सब्लिमेशन की, जहाँ पे हम सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैशियस में, और जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो कितनी है 51.08 किलोजूल मोल इनवर्स, वो भी कौन सा टेम्परेचर पे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखो ये जो कन्वर्शन मैंने सॉलिड का गैशियस में किया है दैट कन्वर्शन अकर इन वन और टू स्टेप। ये कन्वर्शन डायरेक्टली सिंगल स्टेप में भी हो सकता है या फिर इट रिक्वायर्स टू स्टेप, या फिर इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, उसमें 2 स्टेप भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक सिंगल स्टेप में करना है तो सिंगल स्टेप में क्या है, जो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि डायरेक्ट हम सॉलिड को क्या करेंगे, हीट कर देंगे तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
और उसकी एंथैल्पी चेंज आएगा 51.08 किलो जूल मोल इनवर्स। लेकिन उसी को अगर हमें सेकेंड स्टेप में करना है तो इसका मतलब सीरीज ऑफ स्टेप में करना है, हम 2 स्टेप में उसको अगर करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमें उसको, ये फर्स्ट तरीका है उसको कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट कन्वर्ट करना सिंगल स्टेप में, और ये सेकेंड तरीका है जिसमें हम 2 स्टेप यूज़ करेंगे। उसमें से फर्स्ट स्टेप कौन सी है कि हम पहले H2O सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे H2O लिक्विड में। एंड विच प्रोसेस इज दिस, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करना, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन। तो यहाँ पे आपको मिलेगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू, ठीक है। मतलब हम जब सॉलिड वाटर आइस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करना मतलब क्या करना, फ्यूजन करना। और वहाँ पे 1 मोल सॉलिड आइस को कन्वर्ट करेंगे 1 मोल लिक्विड में, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मिलेगा 6.01 किलो जूल मोल इनवर्स। नाउ इसी को हम सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास वाटर तो बन गया, ठीक है, हमें उसको डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना। सेकेंड स्टेप में ये जो H2O लिक्विड है दैट गेट कन्वर्ट इनटू अ H2O गैसेस, मतलब हम लिक्विड को हीट करेंगे, उसको वेपर फॉर्म बॉयल करेंगे, फिर उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके वो गैसियस स्टेट में आपको मिलेगा। और जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम जब सॉलिड को और जब हम लिक्विड को वेपराइज करते हैं देन हमें गैसियस फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे मिलेगी आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हाउ मच इट इज़ 45.07 किलो जूल मोल इनवर्स। नाउ ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के ज्वाइन करके एक सिंगल स्टेप में उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रूल ही है या कोई रिएक्शन अगर 2 स्टेप में होती है तो उसको हम ऐड करके एक सिंगल स्टेप में बनाते हैं। तो इसमें भी वही होगा कि हम पहले सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन करें, फिर लिक्विड का गैसेस में। हम डायरेक्ट सॉलिड का गैसेस में नहीं कर रहे, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं सॉलिड टू गैस, अदरवाइज सॉलिड का लिक्विड में, फिर लिक्विड का गैसेस का कन्वर्जन करेंगे। फिर अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको, जब हम 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं, 2 रिएक्शन को ऐड करके जो अपोजिट टर्म होती है एरो के अपोजिट साइड की, वो कैंसिल होती है। तो ये H2O लिक्विड ये एरो के बाद में है, और ये यहाँ पे H2O लिक्विड एरो के पहले अपोजिट साइड में, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। और अपोजिट साइड में यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे गैस है, तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हम दोनों का एडिशन करेंगे अब, ठीक है। आप एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, और सब्सट्रैक्शन एडिशन करते रहें। जब कोई रिएक्शन, एक रिएक्शन अगर नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है तो हम उसको एक ही स्टेप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम उसका एडिशन करते हैं। यहाँ पे भी एक ही रिएक्शन ये वाली है बट उसको 2 स्टेप में लिखा, तो हम दोनों को मिला के एक ही स्टेप करेंगे। तो उस टाइम पे हम एक तो ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उस टाइम पे हमें ये याद रखना है कि जब कोई टर्म एरो के अपोजिट साइड में है, एक टर्म एरो के पहले एक टर्म एरो के बाद, लेकिन दोनों टर्म सेम है, दैट टाइम वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी H2O लिक्विड और H2O लिक्विड एक एरो के बाद में और एरो के पहले, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब बचा हुआ देखो क्या क्या है यहाँ पे H2O सॉलिड, अब इस साइड में तो इतना ही क्योंकि ये कट गया, फिर एरो आएगा, इसमें ये कट गया, बचा ये, तो यहाँ पे आएगा H2O गैसेस। एंड इज इन दिस केस फ्यूजन प्लस सब्लिमेशन, इसको भी हम ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7 + 1 8 0 + 0 0, एंड यहाँ पे 45 + 6 मतलब ये हो जाएगा 51.08 किलो जूल मोल इनवर्स। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये जो डायरेक्ट हमने किया है, डायरेक्ट सॉलिड का गैसेस में कन्वर्ट किया तो भी हमें 51.08 मिला है, और अगर हमने उसको 2 स्टेप में किया, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में किया, तो भी हमें वही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये चेंज कैसे हुआ, सॉलिड का गैसेस में कैसे हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ या फिर डायरेक्ट हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ या फिर 2 स्टेप में हुआ, वो उसके लिए मैटर नहीं कर रहा है। उसको सिर्फ करंट कंडीशन मैटर करती है, करंट स्टेट मैटर करती है। इसलिए जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, एंथैल्पी चेंज क्या है, इट्स अ स्टेट फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो किसके ऊपर मैटर करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, नॉट ऑन पाथ। वो कौन से पाथ से क्या वो मैटर नहीं करता, पहले सॉलिड था फिर गैस हुआ है, ये मैटर करता है। तो इसलिए ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जहाँ पे हमने क्या एंथैल्पी सब्लिमेशन में क्या किया है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में हमने डायरेक्ट सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया वेपर फॉर्म में, ठीक है। और वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। और उस
मतलब जब हम 1 मोल सॉलिड का कन्वर्शन करते हैं डायरेक्टली वेपर में, तो उस टाइम पे जो भी हीट इवॉल्व होती है, जो भी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पेड होते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 51.08 किलोजूल मोल इनवर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देन उसके बाद इसके इसके अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला मिलता है, जो हमने अभी तक जो 2 स्टेप में किया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू को ऐड करके हमें क्या मिलता है? ऐसी वैल्यू मिलती है जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जैसी है। तो इसी जगह पे हम ये वैल्यू ये यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिख सकते हो। इन दोनों से हमें एक फॉर्मूला क्या मिलता है जो हमें प्रॉब्लम में सॉल्व करते टाइम आएगा। तो एंथैल्पी ऑफ sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization। ठीक है, जब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दोनों को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिलेगा। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इन दोनों को ऐड करो तो हमें ये मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज। सॉरी, ये देखो हमें इससे एक फॉर्मूला मिला है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जब हम इन फ्यूजन के एंथैल्पी को और वेपराइजेशन के एंथैल्पी को ऐड कर देंगे तो हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिलेगा। उसी को ही हमने फॉर्मूले के टर्म में लिखा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, नाउ ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्शन गैसेस में, वेदर इट ऑकर इन अ 1 स्टेप और इन ऑकर्स इन अ 1 or more स्टेप्स। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रहेगा हमारा एंथैल्पी फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। इट्स अ न्यू पॉइंट एक्चुअली। ठीक है, जैसे एंथैल्पी फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस, मतलब एंथैल्पी चेंजेस अकम्पनीड होते हैं जब हम एटम या फिर मॉलिक्यूल में चेंजेस करते हैं। ठीक है, एटॉमिक चेंजेस करते हैं या फिर हम मॉलिक्यूलर चेंजेस करते हैं, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंजेस वहाँ पे अकम्पनीड होते हैं वो हमें स्टडी करना है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आपने इसके पहले आयनाइजेशन की डेफिनेशन सुनी होगी। आयनाइजेशन इज द ionization energy या फिर ionization enthalpy is nothing but the energy required to remove the electron from outermost shell of a most loosely it's the amount of energy required to remove most loosely bound electron from an outermost shell of an atom in its gaseous state। gaseous state के एटम के लास्ट वाले ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की कोई भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिमूव होता है तो वहाँ पे वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन की प्रोसेस। एंड उस टाइम पे जो एनर्जी चेंजेस वहाँ पे अकम्पेयर होते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आयन, as that is called as the enthalpy of ionization, and it is the enthalpy change accompanying the removal of it is the enthalpy change। ये enthalpy change है जो accompanied होता है कब? it is the enthalpy change accompanying the removal of an electron from 1 mole gaseous atom मतलब हम क्या करते हैं, गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो इट इज़ एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम। 1 मोल गैशियस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज के आयन में कन्वर्ट करते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन आपको दिए कि सोडियम दैट इज Na which is in gaseous state undergoes the process of ionization and sodium in gaseous state get convert into a sodium ion. सिंपल क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज है मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और इट गेट कन्वर्ट टू गैसियस आयन. सो ए प्लस तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनी द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन मोल ऑफ गैसेस एटम. जब हम वन मोल ऑफ गैसेस एटम लेते हैं उसमें से जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इट गेट कन्वर्ट इनटू आयन एंड सो द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. ठीक, मतलब सिंपल आयन के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. और वो करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है. जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम enthalpy of ionization. मतलब it is the enthalpy change accompanied by the removal of an electron from one mole of gaseous atom. सिंपल गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी उसको बोलेंगे हम गैस एंथैल्पी ऑफ. उसमें आयन का फॉर्मेशन होगा. एंड हाउ मच इट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. तो यहाँ पे यहाँ पे चाहिए आयनाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हाउ मच इट इज 494 किलोजूल मोल इनवर्स. दैट इज द एंथैल्पी ऑफ आयन. तो सोडियम के आयन को कन्वर्ट करते हैं गैसियस फॉर्म के आयन में. तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है 494 किलोजूल मोल इनवर्स. ओके. और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जो है उसका जो अपोजिट है. अब इस रिएक्शन का तो आपको मीनिंग समझ में आ गई. ये इक्वेशन क्या सिंपलीफाई करता है कि व्हेन वन मोल ऑफ गैस फेज atomic sodium is ionized to gaseous phase sodium atom and enthalpy change 494 kilojoule and the same amount of heat is repeated due to the same amount of heat will be required to ionize one mole of sodium. और सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है वन मोल ऑफ सोडियम एटम को आयनाइज होने के लिए. सेम जो हमने जो एग्जांपल लिखा है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी हमें आयन को बनाने के लिए लगती है. इसलिए हम उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी बोलते हैं या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. जैसे देखो यहाँ पे सोडियम एटम गैसियस फॉर्म में अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और लॉस करके वो सोडियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. नाउ इसका एग्जैक्टली अपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन रहेगा. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो भी गैसियस फेज में. ठीक है. वो भी वन मोल का गैस फेज का एटम जब वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. टू फॉर्म अ गैसियस एटम देन एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज अ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में एंथैल्पी चेंज कब होगा, जब वन मोल गैस फेज का एटम एलिमेंट का एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ गैस फेज सोडियम एटम. ठीक है. वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को गेन करके उसको कन्वर्ट कर लेगा गैस फेज एटम में. फॉर एग्जांपल दिया है क्लोरीन गैसियस plus electron, it gives a Cl minus ion and enthalpy of electron gain enthalpy it is minus 349 kilojoule mole inverse. It's already given. Okay. Then ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट. एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हुआ, उसका एग्जैक्टली अपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच एटम से. ठीक है. आयनाइजेशन की एंथैल्पी होगी. नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइज. अब आपको मीनिंग से ही समझ आता है. आयनाइजेशन में हमने आयन को बनाया था
और आयन को बनाते टाइम जो एनर्जी यूज हुई थी उसको हमने एंथैल्पी ऑफ आयन बोला था। अब यहाँ पे एटमाइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी एटम बनाने के लिए एनर्जी यूज होगी, तो उसको बोले, इसलिए इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंड दैट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा ATM एंड H. ओके, नाउ enthalpy change accompany the dissociation of one more solid into vapor. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एंथैल्पी चेंज accompany the dissociation of one mole of gaseous substance into atom. यहाँ पे क्या होता है कि वन मोल का गैशियस सब्सटेंस जो है वो उसके एटम में कन्वर्ट, सिंपली हम गैशियस सब्सटेंस में से एटम को सेपरेट करते हैं, और उस टाइम पे जो एंथैल्पी जो वहाँ पे होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. So Cl2 gaseous get converted into Cl gaseous plus Cl gases, and enthalpy of atomization is 426 kilo, sorry 242 किलोजूल, राइट. और जब CH4 गैसियस स्टेट में है, जब प्रोड्यूस कार्बन गैशियस, तो उस +4 हाइड्रोजन गैशियस, द एंथैल्पी चेंज इज 1660 किलोजूल. ओके, तो यहाँ तक इसी सेक्शन में अगर कुछ समझा नहीं हो तो आपको नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे दूँगी. थैंक यू.